हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एकेडमिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। नया महीना शुरू हुआ है आज और इस नए महीने की पहली तारीख से आज से हम फिर से शुरू करने वाले हैं एकेडमिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपके लिए डेली करंट अफेयर्स। और आज हम करेंगे 1 मई के करंट अफेयर्स। लेकिन अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ताकि अब डेली जो भी नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, आज से आपको कम से कम भी 3 से 4 वीडियोस डेली की मिलेगी इसी चैनल पर। तो जब भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको अगर चाहिए और आप चाहते हैं कि फौरन आपके पास नोटिफिकेशन आए, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें, है ना। और ये बात रही, तो आज हम करते हैं 1 मई के करंट अफेयर्स। शुरू करते हैं। पहली हेडिंग हमारी आयुष्मान भारत दिवस। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? 30 अप्रैल को। जी हाँ, जो अप्रैल महीने की लास्ट तारीख थी 30 अप्रैल, उसको मनाया गया आयुष्मान भारत दिवस। 30 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आयुष्मान भारत योजना इसकी शुरुआत की गई थी 30 अप्रैल 2018 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो इसीलिए हर साल 30 अप्रैल से हम मनाते हैं आयुष्मान भारत दिवस। आयुष्मान भारत योजना जो है वो हेल्थ सेक्टर की विश्व की सबसे बड़ा कवर देने वाली योजना है। तो ये एक बड़ी योजना है, इससे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनने की उम्मीद ज्यादा रहती है, तो आपको पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल। इसका उद्घाटन हो गया अभी। ये कहाँ पे है? तो आपको पता हो, ये है पुर्तगाल के अंदर। पुर्तगाल में इसका उद्घाटन हुआ है। सबसे लंबा है तो कितना लंबा है सर? तो आपको ये पता रखना है कि यह है 516 मीटर लंबा, करीब आधा किलोमीटर हम कह सकते हैं, आधा किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा। कितनी ऊंचाई पे बना हुआ है? आपको पता है पुल ऊंचाई पे ही बने होते हैं। 175 मीटर्स ऊंचाई पर यह है। और कौन सी नदी पर है? तो पुर्तगाल की उत्तरी पुर्तगाल की एक नदी है, पेवा नदी। ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। पेवा नदी पे बना हुआ है। और ये जो पुल आएगा ये एक पार्क के अंतर्गत आता है जिसे हम कहेंगे आरोका ज्योग्राफिकल पार्क। ठीक है। अब ये पार्क इसलिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपको पुल का नाम ना देखे, ये पूछ ले कि आरोका ज्योग्राफिकल पार्क कहाँ पे है, तो आपको पता रखना है पुर्तगाल में है। और ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनेस्को के भौगोलिक धरोहर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया एक पार्क है, यूनेस्को की भौगोलिक धरोहर के अंतर्गत। तो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट्स है आपके लिए। आरोका ज्योग्राफिकल पार्क भी आपको पता होना चाहिए। पेवा नदी के ऊपर ये पुल बनाया गया है, ये भी आपको पता रखना है। ऊंचाई और लंबाई इसकी आपको मैंने बता दी है। फिर मैक्स 1407, मैक्स 1407, ये क्या है? मैक्स 1407 एक नई किस्म है फसल की। कौन सी फसल की नई किस्म है? तो आपको पता होना चाहिए, ये सोयाबीन की किस्म है। सोयाबीन की नई किस्म है। अभी जो वैज्ञानिकों ने इसको डेवलप इस तरह से किया है कि ज्यादा उत्पादन हो और एंटी बैक्टीरियल टाइप की ये किस्म है। मैक्स 1407 किसकी है? सोयाबीन की फसल। किसने डेवलप किया है? तो आपको पता रहे, अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट। अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के वैज्ञानिकों के द्वारा इस किस्म को तैयार किया गया है। सोयाबीन की किस्म है मैक्स 1407। ये सारी चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप नोट्स बना रहे हैं। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको हम दे देंगे हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर। ओके। लेकिन अगर आप अपने हाथ से पेपर और पेन के साथ नोट्स बनाते हैं तो रिवाइज करने में आपको ज्यादा आसानी रहती है एग्जाम के टाइम। चलिए अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। हार्मनी ऑफ द हेवेंस। सर ये कैसा नाम है? कोई वेब सीरीज है क्या? जिन्हें ये वेब सीरीज नहीं है, चाइना की लैंग्वेज में इसको क्या कहा जाता है? तियान है। देखिए 2022 तक चाइना अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट चला रहा है, उसी का एक हिस्सा है ये तियान है, हार्मनी ऑफ द हेवेंस। और इसको हम क्या कह सकते हैं? ये है एक अंतरिक्ष
स्टेशन मॉड्यूल, अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल है ये, इसको लॉन्च किया है अभी। ये मानव रहित है और चाइना के द्वारा इसको भी लॉन्च किया गया है। हम कह सकते हैं कि जो चाइना का 2022 में अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन या स्पेस स्टेशन बनाने का जो प्रोजेक्ट है, उसके 3 घटकों में से एक घटक है हार्मनी ऑफ द हेवेंस। इसमें वहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में रहेंगे, जो चाइना के स्पेस स्टेशन में रहेंगे, उनके लिए चैम्बर्स वगैरह की सुविधा यहाँ पे की गई है हार्मनी ऑफ द हेवेंस के अंतर्गत। ये बात आपको पता रखनी है। सोली सोराबजी का भी निधन हो गया। ये सोली सोराबजी कौन थे? ऑब्वियसली बात है, अगर हेडिंग के अंतर्गत करंट अफेयर्स के अंतर्गत इसको कवर किया गया है तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जाहिर सी बात है कि इम्पोर्टेंट है। सोली सोराबजी 1998 से 1998 से 2004 के बीच में हमारे यानी भारत सरकार के क्या रहे? महान्यायवादी रहे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया रहे, महान्यायवादी। तो 2004 तक 1998 से 2004 तक भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल रहे थे सोली सोराबजी, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो ये बात आपको जानना जरूरी है और किसी न किसी एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा, तो आपको अवेयर रहना चाहिए। ठीक है, फिर बात करते हैं ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट। ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट अभी जारी की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि कोविड-19 की वजह से जो फॉरेस्ट हैं, यानी जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है ज़्यादा, क्योंकि जो लोग जिनका रोजगार छिन चुका है वो अब किस पे डिपेंडेंट हो गए हैं? वो पेड़ पौधों पे, उनसे अपनी आजीविका चलाने की कोशिश करते हैं, जिससे फॉरेस्ट को ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यानी जो पर्यावरण संबंधी चिंताएं हैं कहीं ना कहीं कोविड-19 की वजह से और ज्यादा बढ़ गई है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो आपको ये पता होना चाहिए, इस रिपोर्ट को जारी करता है यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र। ये दोनों चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगली हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। ह्यूमन राइट्स वॉच संस्थान। ह्यूमन राइट वॉच संस्थान पूरी दुनिया में मानवाधिकारों को लेकर सचेत करने वाली, जागरूक करने वाली एक संस्था है। पूरी दुनिया में कहीं पे भी मानवाधिकारों का हनन होता है तो उसका विरोध करने वाली एक संस्था है ह्यूमन राइट्स वॉच संस्थान। अभी न्यूज में क्यों है? अभी न्यूज में ये इसलिए है क्योंकि इसने ये कहा है कि जो इजराइल है वो फिलिस्तीन, आपको पता है ना, इजराइल और फिलिस्तीन का जो भी तनातनी चलती है, जो भी इनका मैटर है, इंटरनेशनल एक इशू है इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर। मानवाधिकार संस्थाएं बहुत सचेत रहती है इस बारे में, बहुत काम है उनके लिए वहाँ पे। तो ये कहा जा रहा है कि ह्यूमन राइट वॉच संस्थान ने ये कहा है कि जो इजराइल है वो फिलिस्तीन के साथ रंग भेद की नीति अपनाता है, यानी कहीं ना कहीं फिलिस्तीन के लोगों के साथ इजराइल क्या कर रहा है, उनके मानवाधिकारों का हनन करता हुआ नजर आ रहा है। तो ये ह्यूमन राइट्स वॉच संस्थान आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्या है संस्थान का? सबसे पहले आप ध्यान रखो कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। ओके, सेकंड बात, जब इसकी स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी? एक तो आपको ईयर पता हो, 1978 में स्थापना हुई थी, लेकिन स्थापना के समय इसका नाम ह्यूमन राइट्स वॉच संस्थान नहीं था, इसका नाम था हेलसिंकी वॉच। हेलसिंकी वॉच इसका नाम था। ठीक है, तो ये बात आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए। हाईलाइट हो चुकी है तो एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं कोविड-19 का यहाँ पे ये टाइपिंग मिस्टेक है। कोविड-19 या कोरोना वायरस आपातकालीन ऋण योजना। कोविड-19 आपातकालीन ऋण योजना ये किस सरकार के द्वारा जारी की गई है? ये एक राज्य सरकार है हमारे भारत की, हरियाणा राज्य सरकार, जिसके मुख्यमंत्री कौन है? श्री मनोहर लाल खट्टर है यहाँ के मुख्यमंत्री, और गवर्नर है सत्यदेव नारायण। ठीक है, सत्यदेव नारायण है यहाँ के गवर्नर। तो इन्होंने अभी जो कंपनियां, जो स्टार्टअप्स, जो फैक्ट्रीज ये हैं जो कोविड-19 के लिए राहत सामग्रियों का निर्माण करती है या इक्विपमेंट्स, मेडिकल इक्विपमेंट्स का निर्माण करती है, उनके लिए आपातकालीन ऋण योजना लेकर आई है हरियाणा की सरकार। और इस योजना के अंतर्गत उन्होंने 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजें। हरियाणा की कैपिटल क्या है? हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है, जो अपने आप में क्या है, एक यूनियन टेरिटरी भी है। फिर बात करते हैं 2049 यानी 2049
49 तक कोयला उत्पादन बंद। कौन कर रहा है कोयले का उत्पादन बंद? बिल्कुल भी हमारी भारत सरकार कोयला उत्पादन बंद नहीं कर रही है, क्योंकि हमारे भारत में अभी तक भी, हालांकि हम सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन अभी तक भी हमारे भारत में जो सबसे ज्यादा ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है वो ताप ऊर्जा से यानी कोयला ऊर्जा से किया जाता है। तो हम तो बंद कर ही नहीं सकते, और वो भी 2050 तक। तो किसने बंद किया है? इसको बंद कर दिया है पोलैंड ने। पोलैंड की सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि पर्यावरण कारणों से भी और भी कुछ कारणों से पोलैंड सरकार क्या करेगी, 2049 तक 2049 तक कोयले का उत्पादन अपने वहां पे नहीं करेगी। आपको एक काम दे देता हूं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे पोलैंड की कैपिटल क्या है और पोलैंड की करेंसी क्या है। फिर बात करते हैं अगली हेडिंग की। अगली हेडिंग है हमारी हेलीकॉप्टर इंजन के लिए एकल। ये एकल नहीं है, आप इसको लिखोगे एकल। एकल क्रिस्टल ब्लेड, ये नई तकनीक आप कह सकते हो कि हेलीकॉप्टर इंजन के लिए एक एकल क्रिस्टल ब्लेड का विकास किया है। किसने विकास किया है? इसका विकास किया है हमारे डीआरडीओ ने। तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, डीआरडीओ ने अभी किया है एकल क्रिस्टल ब्लेड का विकास। और किस लिए, कहां पे यूज होगा ये एकल क्रिस्टल ब्लेड? ये यूज होगा हेलीकॉप्टर इंजन में। ओके, अच्छा, डीआरडीओ की अगर बात करें तो डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1958 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपको पता चलेगा, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके प्रमुख की अगर हम बात करें, जी सतीश रेड्डी इसके प्रमुख हैं वर्तमान में। ये चीजें आपको पता है। इसके अलावा डीआरडीओ ने अभी कौन कौन से नए मिशन या नई चीजें लॉन्च की है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो आपको जो भी याद है डीआरडीओ के नई चीजें जो भी उन्होंने लॉन्च की है, जो भी डेवलप्ड की है, वो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं अगली हेडिंग पर। अगली हेडिंग है एसिक्स के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं रविंद्र जडेजा। आज टाइपिंग मिस्टेक्स थोड़ी सी ज्यादा लग रही है मुझे, टेक्निकल टीम की ये कमी है। खैर कोई नहीं, हम बिना किसी प्रॉब्लम के आगे बढ़ते हैं। एसिक्स एक स्पोर्ट्स का ब्रांड है, स्पोर्ट्स ब्रांड है एसिक्स। और इसने अभी क्या किया है, रविंद्र जडेजा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। ओके, अगली बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की। अच्छा, यहाँ पे हमने बीच में दो हेडिंग्स छोड़ दिए, मैं माफी चाहता हूँ। पहले बात करते हैं निधन हुआ है अभी एस्ट्रोनॉट पायलट माइकल कॉलिंस का। देखिए आपको एग्जाम में क्या देगा कि माइकल कॉलिंस का भी हाल में निधन हुआ। ये कौन थे? तो ये थे एस्ट्रोनॉट पायलट। ठीक है, ये नहीं देता है तो ये देगा एस्ट्रोनॉट पायलट माइकल कॉलिंस का भी हाल ही में निधन हुआ। ये किस देश के थे या किस मिशन से संबंधित थे? तो आपको पता है अपोलो 11 मिशन आपने सुना है नासा का, अपोलो 11। तो अपोलो 11 के ये एस्ट्रोनॉट पायलट थे और ये कौन से देश के हुए? फिर ये हुए अमेरिका के। तो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। तो अपोलो 11 मिशन और माइकल कॉलिंस दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर बात करते हैं अजय सेठ की। अजय सेठ आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केंद्रीय बैंक के निदेशक में, यानी केंद्रीय बैंक निदेशक मंडल में इनको नियुक्त किया गया है। यानी सेंट्रल निदेशक मंडल जो होता है, डायरेक्टर्स काउंसिल जो होती है, उसके अंदर अजय सेठ को भी नियुक्त कर दिया गया है। तो ये बात भी आपको पता रखनी है, अजय सेठ का नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है। फिर अगली बात करें, एसिक्स के ब्रांड एम्बेसडर रविंद्र जडेजा बन गए हैं, हमने आपको बता दिया है। स्पोर्ट्स का एक ब्रांड है एसिक्स, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजों का निर्माण करती है। फिर बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? आप सबको पता है, आज ही के दिन 1 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस। इसी का दूसरा नाम हम कहते हैं वर्कर्स डे, वर्कर्स डे। और इसी को इंग्लिश अगर इसकी करेंगे तो इंटरनेशनल लेबर डे। ओके, इंटरनेशनल लेबर डे, या इसी को, क्योंकि ये 1 मई को मनाया जाता है इसलिए इसी को हम कहते हैं मई डे। तो ये तीनों नाम किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, आपको पता रखना है। 1 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस। अच्छा, इसकी थीम क्या है सर इस बार की? इस बार की इसकी थीम है 2021 की थीम तो काफी लंबी है, लेकिन अगर आप शॉर्ट में याद करोगे तो काम हो जाएगा। इसकी थीम है द
द वर्ल्ड ऑफ वर्क एंड द COVID-19. द वर्ल्ड ऑफ वर्क एंड द COVID-19, इसके आगे COVID-19 पेंडेमिक. ओके, द वर्ल्ड ऑफ वर्क एंड द COVID-19 पेंडेमिक, सिक्योरिंग वर्कर्स इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द अचीवमेंट विद इन कंपनीज. ये पूरी इसकी एक लंबा सा थीम है, लेकिन अगर आप इतना याद रखोगे द वर्ल्ड ऑफ वर्क एंड द COVID-19 पेंडेमिक, तो आपका काम एग्जाम में डेफिनेटली 100% हो जाएगा. आपको टेंशन लेने की जरा भी जरूरत नहीं है. फिर एक और निधन, बड़ी दुखद बात है. आजकल निधन की खबरें, क्योंकि COVID-19 पेंडेमिक का दौर है, कुछ ज्यादा ही आती हैं, लेकिन एक बड़ी शख्सियत का और निधन हुआ. इनका नाम था चार्ल्स गेस्ट एडोब. अच्छा, इस एडोब नाम से आपको कुछ याद आया? कौन थे चार्ल्स गेस्ट एडोब? ये थे PDF फॉर्मेट, पता है PDF फॉर्मेट को फाउंड करने वाले, यानी PDF फॉर्मेट जो आप कहते हो ना सर इसकी PDF सेंड कर दो, तो फाइल का जो फॉर्मेट होता है PDF फॉर्मेट, उसको बनाने वाले पर्सन थे. तो को फाउंडर ऑफ PDF थे ये, को फाउंडर. इनके साथ और भी पर्सन थे जिन्होंने डेवलप किया था PDF फॉर्मेट को, लेकिन इनका नाम इंपॉर्टेंट है, को फाउंडर ऑफ PDF. चलिए, PDF की फुल फॉर्म क्या होती है? तो PDF की फुल फॉर्म होती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट. पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट. और जिस मिशन के या जिस प्रोजेक्ट के अंतर्गत इन्होंने इसको डेवलप किया था PDF फॉर्मेट को, उसका नाम था कैमलेट. कैमलेट प्रोजेक्ट. कैमलेट प्रोजेक्ट. ओके, ये बात आपको पता रखनी है. चार्ल्स गेस्ट एडोब, को फाउंडर ऑफ PDF, जिनका भी हाल ही में 81 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ, और ये PDF के को फाउंडर थे. PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, और इसको किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत डेवलप किया गया था? इसको किया गया था कैमलेट प्रोजेक्ट के अंतर्गत. अगली हेडिंग्स की तरफ बढ़ते हैं. FOSS फॉर गो इनोवेशन चैलेंज. पहली बात, इस चैलेंज की घोषणा किसने की है? तो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, इसने इस चैलेंज की घोषणा की है. FOSS फॉर गो का क्या मतलब है? FOSS की फुल फॉर्म होती है फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ये चैलेंज ये कहता है कि गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट की ऑनलाइन पॉलिसीज है, उसमें कुछ इस तरह से काम करना चाहिए कि उनमें जो सिक्योरिटी की इश्यूज आ जाते हैं, यानी जो कॉपीराइट इश्यूज आ जाते हैं ना, जब हम कोई कंटेंट ऐसा होता है जो किसी के द्वारा डेवलप किया गया हो और उसकी इजाजत के बिना हम कोई कंटेंट को शेयर कर देते हैं, तो फिर उस पर कॉपीराइट इश्यूज आ जाते हैं. तो गवर्नमेंट को इस तरह से काम करने चाहिए, ऐसे प्लेटफॉर्म्स बनाने चाहिए जिन पे ऐसी चीजें प्रोवाइड हो, लोग इस तरह से जुड़ सके कि उन सोर्सेज पे कोई भी कॉपीराइट या कोई भी सिक्योरिटी इशू ना हो, ताकि गवर्नमेंट को जो क्या कहते हैं सुझाव होते हैं, बहुत सारे सजेशंस होते हैं, या बहुत सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज तक लोगों की आसान पहुंच बन सके. इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने ये चैलेंज की घोषणा की है. FOSS फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर गवर्नमेंट इनोवेशन. ठीक है, फिर बात करते हैं बेंगलोर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की. बेंगलोर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का जो फेज सेकंड A है, सेकंड A फेज को मंजूरी इसको मिल चुकी है. तो ये सेकंड A फेज में क्या होगा? इसके अंतर्गत बेंगलोर में 58.19 किलोमीटर लंबी मेट्रो रेल का वापस से काम शुरू किया जाएगा, यानी इतनी लंबाई में वापस इसका एक और निर्माण होगा. इस पर खर्चा होने वाला है 14,788 करोड़ रुपए. और कहां से कहां तक होगा ये सेकंड फेज का प्रोजेक्ट जो है? ये होगा KR से एयरपोर्ट तक. ओके, तो ये बेंगलोर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का सेकंड फेज को शुरू करने के लिए सरकार द्वारा क्या दे दी गई है? मंजूरी. इतना इसका खर्च है, इतनी लंबाई के लिए ये बनेगी, और KR से एयरपोर्ट तक का रूट ये
कवर करने वाली है। फिर बात करते हैं चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स में। देखिए ये गुड गवर्नेंस इंडेक्स है जिसमें हमारे भारत को कौन सी रैंक मिली है, 104 कंट्री में से भारत को मिली है 49th रैंक। तो कहीं ना कहीं ठीक है, इसमें हमारा काम ठीक है, बहुत ज्यादा खराब इसमें नहीं है गुड गवर्नेंस इंडेक्स में। इसको हम क्या कहते हैं, CGGI भी इसको कहा जाता है। और किसके द्वारा जारी किया जाता है सर, तो ये जारी किया जाता है चैंडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस के द्वारा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर। ओके, और इंडिया की रैंक मैंने आपको बता दी 49th रैंक है इंडिया की। और टॉप पे कौन है, फर्स्ट पे टॉप पे है फिनलैंड। अच्छा, गुड गवर्नेंस इंडेक्स से याद आया, भारत में कभी गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है, गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है, आप कमेंट करके मुझे बता देंगे। ओके, तो आज की ये थी हमारी हेडिंग्स, यहीं पे हम खत्म करेंगे हमारे आज के सेशन को। लेकिन अगर इसी तरह के कोई सजेशंस हैं वीडियो को लेकर तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करेंगे, डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन आप कारण जरूर बताएं ताकि हम इम्प्रूवमेंट कर सके हमारे कंटेंट में, हमारी वीडियोस क्वालिटी में, जैसा आप लोग चाहते हैं। क्योंकि ये जो कंटेंट है वो आप ही लोगों के लिए प्रोवाइड करवाया जा रहा है। कुछ चीजें हम ऐड करने वाले हैं आने वाले वीडियोस में हमारे, जैसे कि हम हर वीडियो में यानी डेली करंट अफेयर्स की एक वीडियो में लास्ट में हम क्या करेंगे, एक स्टैटिक पोर्शन रखने की कोशिश करेंगे ताकि जो एग्जाम में करंट अफेयर्स के अलावा जो स्टैटिक पोर्शन आता है उसको भी हम आपके लिए कवर कर सके। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे स्टैटिक पोर्शन को बाकायदा अहमियत दी जाती है। जैसे आरआरबी जो एनटीपीसी वगैरह हैं, जो रेलवे के एग्जाम्स होते हैं, उनमें एसएससी में करंट अफेयर्स को ज्यादा तवज्जो है, लेकिन अदर एग्जाम्स में हम देखते हैं कि स्टैटिक पोर्शन को भी अच्छी खासी अहमियत दी जाती है। तो ये इरादा है कि कल से या आने वाले 1-2 दिनों से एक स्टैटिक पोर्शन भी आपके करंट अफेयर्स वीडियो में रखा जाएगा। तो आप बताइए कैसा रहेगा, ये कमेंट करके बताइए, रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। ठीक है, तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करेंगे। कोविड-19 पेंडेमिक का दौर है, घरों पे रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और बिना वजह घरों से बाहर ना निकलें। खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरों की भी रखें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी 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 नाइस डे, बाय बाय।